गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे ठीक हो गए, सुरक्षित हो गए। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, जिसमें मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ करवाया है। जिन्होंने उस क्लास के बारे में नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो वो मेरी पिछली ऑडियो में जाके देख सकते हैं। स्टरलाइजेशन क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों किया जाता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हुई हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं नए टॉपिक के साथ, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। अब मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन क्या है, पहले स्टरलाइजेशन जान लेते हैं दोबारा। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, हम किसी सब्सटेंस को या किसी सरफेस को या किसी चीज़ को बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन किया कैसे जाता है, वो दो मेथड से हो सकता है। पहला है फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में अलग अलग रहता है हमारे पास, जैसे कि सनलाइट है जिसमें हम यूवी रेडिएशंस आ जाती हैं, हीट आ जाता है, हीट भी आगे दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट में आ जाता है, फिल्ट्रेशन आ जाता है, फिल्ट्रेशन में अलग अलग फिल्टर्स का हम यूज़ करते हैं, फिर रेडिएशंस आ जाती हैं, हम अलग अलग रेडिएशंस के ज़रिए से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। फिर आते हैं बेटा केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हम नॉर्मली केमिकल्स का इस्तेमाल करके उन सब्सटेंसेस को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड्स है, फिनोल्स हैं, हेलोजन्स है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है बेटा फिल्ट्रेशन। नॉर्मली फिल्ट्रेशन क्या है, नॉर्मली हम फ़िल्टर करते हैं किसी सब्सटेंसेस को, तो इसमें होते हैं बेटा अलग अलग फ़िल्टर पेपर्स यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग फ़िल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनका जो पोर साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उस फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाते, और लास्ट में हमें जो फ़िल्टर बचता है, फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो में साफ़ पानी बचता है फ़िल्टर होने के बाद, उसको फिल्ट्रेट बोला जाता है। और वो जो फिल्ट्रेट है वो बेटा अगर बैक्टीरिया फ्री बना है तो जो बैक्टीरिया रह गया वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है फिल्ट्रेशन। और कौन कौन से फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं? कैंडल फिल्टर्स, एयर फिल्टर, सिंटेड ग्लास फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर और सीड्स फिल्टर। इसका छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे हम पानी पीते हैं, घरों में आरओ लगा होता है, उसके अंदर आरओ का काम क्या होता है? वाटर को प्योरीफाई करना। अब प्योरीफाई कैसे करेगा? इनके अंदर एक मेम्ब्रेन फिल्टर प्रेजेंट होती है जो प्रेशरली उस वाटर को फिल्टर करती है, और जितने भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पानी में होते हैं वो मेम्ब्रेन फिल्टर के अंदर रह जाते हैं, और जो पानी है वो फिल्टर होके चला जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो पानी है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो गया। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। क्लियर? फिर हम उसके बाद बात करते हैं, सेकंड है वो आ जाता है बेटा हीट। हीट क्या है? हीट दो टाइप का रहता है। हीट होता क्या है? गर्म, यानी हम किसी चीज़ को गर्म कर सकते हैं। अब गर्म करके हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो हीट सहन नहीं कर सकते, ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस को हम हीट के ज़रिए किल कर सकते हैं। अब हीट दो टाइप की रहेगी, एक तो रहेगी भी सीधा किसी चीज़ को आग के ऊपर रख दो, वो गर्म हो जाएगा और वो मर जाएगा।
फिर आता है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको बेटा ये क्लियरली बताया मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट के बारे में। मॉइस्ट हीट में क्या होगा, भाप के जरिए, वेपर्स के जरिए किसी बैक्टीरिया को मार देते हैं तो उसको बोला जाता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्राई हीट में। ड्राई हीट के अंदर सबसे पहले आ जाता है बेटा रेड हॉट। रेड हॉट का भी मैंने आपको बताया हुआ है। रेड हॉट क्या रहता है कि मान लो कोई सब्सटेंस है, जो फॉर एग्जांपल हम इनोकुलेटर की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बना हुआ है इनोकुलेटर, इनोकुलेटर, ये इनोकुलेटर है बेटा। तो हम इनोकुलेटर की मदद को हम स्टरलाइज कैसे करेंगे। इनोकुलेटर को हम नॉर्मली क्या करते हैं, सीधा फ्लेम के ऊपर रख देते हैं और फ्लेम पे रखते ही हम इसको थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल जैसे लाल हो जाता है। गर्म होने के बाद आपने को देखा होगा कोई लोहे की चीज़ होगी, आप उसको गर्म करते हो तो वो पहले बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए से इसका नाम पड़ा है रेड हॉट। आपने हिंदी में नाम सुना होगा लाल सुलख, ठीक है। तो ये रेड हॉट इसी से पड़ा है। जैसे ही ये रेड होगा तो बेटा इसके सरफेस के ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो किल हो जाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है बेटा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग भी सेम प्रोसेस है। नॉर्मली हम इसको आग के ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ी देर बाद जो भी इसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मर जाएंगे, ठीक। फिर हम नॉर्मली ड्राई हीट का अगला पार्ट आता है बेटा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन भी इसी का पार्ट आता है, जिसको हम 160 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। अगर 160 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हॉट एयर ओवन में रखते हैं तो 2 आवर्स हमें इसको रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी करवाया है। अगर 170 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो हम इसको 1 आवर के लिए रखेंगे। अगर 180 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो 30 मिनट्स के लिए हम इसको रखेंगे। हम इसको हॉट एयर ओवन को आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे, ओके। तो फिर आता है बेटा एक मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में नॉर्मली आ जाता है हमारे पास 3 टाइप्स के रह जाते हैं। मॉइस्ट हीट 100 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पे, या 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस का एग्जांपल आ जाता है पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। जैसे हम घर पे दूध आता है बेटा, दूध को हम गर्म करके रख देते हैं। अगर दूध को बिना गर्म करे रखेंगे तो दूध खराब हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया होता है लैक्टस बैसिलस के नाम से। लैक्टस बैसिलस क्या रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड करता है। लैक्टिक एसिड रिलीज करने के कारण क्या होता है, एसिड का टेस्ट क्या होता है, खट्टा, है ना। तो इसी वजह से दूध क्या है, खट्टा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें लगता है हमारा दूध खराब हो गया। अगर हम बॉयल कर लेंगे तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी और ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और हमारा मिल्क खराब नहीं होगा। उस प्रोसेस को बोला जाता है पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। यानी ये नॉर्मली हम 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करते हैं, इसलिए ये कैटेगरी में आता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं तो इसमें नॉर्मली बॉइलिंग आ जाएगा, नॉर्मली पानी को बॉयल करते हैं, ठीक। और एक आ जाता है बेटा टिंडलाइजेशन, जिसको हम बॉइलिंग करते हैं लगातार 3 दिन तक और उसको तुरंत ठंडा करते हैं, उसको भी बोला जाता है टिंडलाइजेशन। अगर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इसका एग्जांपल आ जाता है बेटा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव हमने प्रैक्टिकल में कराया और हम आगे डिटेल में भी करेंगे। ये तो था बेटा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में। ये तो मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया है इनके मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में। फिर हम बात करते हैं सनलाइट के बारे में। स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल मेथड से। इसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा सनलाइट। सनलाइट क्या होता है, सनलाइट हैज़ एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट ड्यू टू इट्स कंटेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। क्या होता है कि जो सनलाइट होता है उसके अंदर एक जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। बात आती है व्हाट इज जर्मिसाइडल। जर्मी मीन्स जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और साइडल का मतलब होता है टू किल। तो जर्मिसाइडल क्या होगा, ऐसी मतलब सब्सटेंसेस या ऐसी कोई चीज़ जो जर्म्स को किल कर देती है उसको बोला जाता है जर्मिसाइडल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो जर्म्स को किल कर देती है। ऐसी एक सनलाइट है जो जर्म्स को किल करने की पावर रखती है। और जर्म्स को कैसे किल करती है बेटा, वो होते हैं हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हम किसी सब्सटेंस को थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख देंगे और जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो उसको ख़त्म कर देगी, उसको
अंत कर देगी। अब कैसे है, नॉर्मली हम इसको कैसे करते हैं, स्टरलाइज का एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे भी घरों में टैंक्स होते हैं, पानी के टैंक होते हैं, या रिवर्स हैं या लेक्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में भी आप देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, पैदा होते हैं, वो मर जाते हैं। किसकी वजह से मरते हैं? क्योंकि इनके ऊपर सनलाइट लगातार पड़ती रहती है। फिर आ जाता है बेटा हीट। हीट में सबसे पहले क्या है, हीट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। जो हीट है वो सबसे कॉमन मेथड है स्टरलाइजेशन का। इसमें नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट के बेटा पार्ट्स हैं 3। पहला है रेड हॉट, दूसरा है फ्लेमिंग और तीसरा है हॉट एयर ओवन। रेड हॉट की बात करें तो जितनी भी इनोकुलेटिंग वायर्स हैं, नीडल्स हैं, इनको हम नॉर्मली फ्लेम के आगे या बंसन बर्नर के आगे रखते हैं, और तब तक रखा जाता है कि जब तक वो रेड में कन्वर्ट ना हो जाए, रेड हॉट ना हो जाए। ये देखो, ये बंसन बर्नर बना हुआ है, ये इनोकुलेटर वायर है, इसको इनोकुलेटर भी बोला जाता है या इनोकुलेटिंग वायर भी बोला जाता है। हम इसको हीट के ऊपर डायरेक्ट रखेंगे, और हीट के ऊपर रखने के बाद जो ये टिप है बेटा, ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसको बोला जाता है रेड हॉट। और रेड हॉट होने के बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इसके ऊपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं, या जितनी भी नीडल्स वगैरह है जो इनोकुलेशन में काम आती हैं वो सारे के सारे बेटा स्टरलाइज हो जाती है। फिर सेकंड पार्ट आ जाता है बेटा फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग का जितनी भी ग्लास लाइट्स वगैरह है, ये सारों को हम कल्चर ट्यूब्स वगैरह है, इनको हम बंसन बर्नर के ऊपर इसको नॉर्मली ब्लो करते हैं, पर हम इसको रेड हॉट नहीं होने देते। नॉर्मली हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं और ये नॉर्मली गर्म हो जाती है, गर्म होते ये स्टरलाइज हो जाती है। इसमें भी आपको मैं बताऊं तो वही बंसन बर्नर के ऊपर हमने ग्लास स्लाइड को रखना है, ये हीट होगी और हीट होने के बाद ये स्टरलाइज हो जाएगी, पर हमने इसको कभी भी रेड हॉट तक गर्म नहीं करना। क्लियर है बेटा? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेड हॉट में हमने क्या करना है, लाल सुलग तक गर्म करना है, पर फ्लेमिंग के अंदर हमने ऐसा नहीं करना होता, सिर्फ हल्का सा गर्म करना है और वो ऑटोमेटिकली स्टरलाइज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं हॉट एयर ओवन की। हॉट एयर ओवन क्या है, ये सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये बेटा गेट है जो ओपन किया हुआ है मैंने, ठीक, और इसको डोर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर इंडिकेटर्स लगे रहते हैं अलग अलग, एक टेम्परेचर कंट्रोल का रहता है। इंडिकेटर्स होते हैं दो, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। रेड कलर का डिनोट कर रहा है कि ये अभी चल रहा है, ग्रीन कलर का डिनोट कर रहा है कि ये अभी वर्किंग में नहीं है, मतलब ये प्रॉपर अभी इसको गर्म करने के लिए हमने नहीं रखा हुआ, ठीक। फिर एक पावर बटन है ऑन ऑफ के लिए। फिर एक टेम्परेचर एलईडी लाइट है जो हमें टेम्परेचर बताएगी इसके ऊपर कितना टेम्परेचर है। इसके अंदर बेटा एक फ़ैन लगा होता है जो कंटिन्यूसली एयर को सर्कुलेट करता रहता है, ठीक। फिर आती है ट्रेस, अलग अलग ट्रेस है जिसके ऊपर हम रख के स्टरलाइज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ एक वेंट लगा होता है जो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने इसको यूज़ कर लिया, इसको ठंडा करना है, वेंट को ओपन कर दो, जितनी भी ड्राई हीट होगी वो बाहर की तरफ वेंट के थ्रू निकल जाती है। ऊपर एक थर्मोमीटर लगा है जो इस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब बात आती है कि इसको स्टरलाइज कैसे किया जाता है। इसको अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर स्टरलाइज किया जाता है। तो टेम्परेचर भी बेटा 3 है। 160 डिग्री सेल्सियस पे हम नॉर्मली स्टरलाइज करते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 आवर्स के लिए, 180 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए, और ये मेरे से बेटा गलती से लिखा गया, ये 30 मिनट्स के लिए है, 20 मिनट्स के लिए नहीं है, ये 30 मिनट्स के लिए होता है। ये 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। फिर आता है द ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड, इसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है। इज फिटेड विद अ फैन टू एंश्योर एडिक्वेट एंड इवन डिस्टिलेशन ऑफ हॉट एयर इन द चैम्बर। हॉट एयर ओवन क्या है, इसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है और इसमें एक फ़ैन लगा होता है जो सभी को एडिक्वेट हीट प्रोवाइड करता है और इवन डिस्ट्रीब्यूशन,
एडिक्वेट एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन। एड इसका मतलब क्या हुआ, एडिक्वेट का मतलब होता है कि प्रॉपर, इवन का मतलब होता है सभी को बराबर, एक साथ ही सभी को गर्म हवा प्रदान करता है। अब बात आती है इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये प्रिंसिपल मतलब किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ड्राई हीट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीमेच्योरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ये क्या होता है कि बेटा जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ड्राई हीट इसकी प्रोटीन जो नेचर की जो इसकी स्किन होती है बेटा, इसकी स्किन नहीं कह सकते हम, इनकी जो सेल वॉल होती है वो इसकी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं बेटा इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। पहला है इसको ग्लासवेयर्स को स्टरलाइज किया जाता है, जैसे कि ग्लास रिंजेस हो गए, पैटी डिश होगी, बीकर्स हो गए, कॉनिकल फ्लास्क हो गए, पिपेट्स हो गए और टेस्ट ट्यूब्स हो गए। फिर ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, सीजर्स आ जाएगी, फोर्सेप आ जाएगी, एक्सेट्रा। या जितने भी केमिकल एजेंट्स आ जाते हैं हम इनको इससे स्टरलाइज कर सकते हैं। फिर आ जाता है बेटा केयर एंड मेंटेनेंस। हम इनको कैसे केयर कर सकते हैं, वी शुड नॉट बी ओवरलोडेड। हम कभी भी इसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए। इट शुड बी मटेरियल अरेंज इन अ मैनर विच अलाउज फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे फ़ैन लगा होता है, हम सब कुछ एक फ़ैन के आगे रख दें और उससे वो पूरे एरिया के अंदर एयर सर्कुलेट ना हो और एक ही जगह पे एयर जाती रहे, हमने ऐसा नहीं करना होता, ठीक। और जितने भी हमारे पास ओपन पैटी डिशेस होगी, बीकर्स हो गए, टेस्ट ट्यूब्स होगी, इनको हम पेपर के साथ कॉटन प्लग लगा के हमें इसको ढकना होता है और हम इसको ढक करके रखते हैं। फिर आता है बेटा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट मैंने आपको पहले बताया 3 टाइप का रहता है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस में पहले आ जाता है पैस्चराइजेशन। अब बेटा पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क भी 2 टाइप का रहता है, एक होता है होल्डर मेथड और एक होता है फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड के अंदर हम कंटिन्यूसली 63 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते रहते हैं। फिर उसके बाद और जो फ्लैश मेथड होता है, हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और तुरंत 13 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाके इसको ठंडा करते हैं, यानी फ्लैश करते हैं, मतलब एकदम से करते हैं। और इसी मेथड में टाइम सबसे कम लगता है और इसी मेथड्स को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और होल्डर मेथड को हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं। फिर आता है दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में बी यूज्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, ये बेटा बात रिपीट हो रही है। ठीक है, पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में आपको बताया। 2 टाइप ऑफ मेथड, होल्डर मेथड 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड फ्लैश मेथड 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड्स followed by a cooling quickly to 13 degree Celsius. All microorganisms such as microbacteria and salmonella are killed by this method. फिर हम उसके बेटा बाद में आ जाते हैं बॉइलिंग पे। नॉर्मली बॉइलिंग में क्या आ जाता है, हम पानी वगैरह जो है बॉईल करते हैं। गर्मियों में कई बार पहले कहते थे भी गर्म पानी को गर्म करके बॉईल करके पियो, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं। बेटा वो बॉइलिंग मेथड से होते हैं, क्योंकि वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आके बॉयल होता है। हम नॉर्मली इसको बॉइलिंग करते हैं 10 से 30 मिनट के लिए, जिसमें जितने भी वेजिटेटिव फॉर्म्स के बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों को हम वाटर में बॉईल कर सकते हैं, जितनी भी ग्लास के सिरिंजेस होगी, रबर स्टॉपर्स हो गए, हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करके स्टरलाइज कर सकते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल हम नॉर्मली घरों में भी करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी फीडर्स होती है, बोटल्स होती हैं, उनको हम इसी से ही स्टरलाइज वाटर के अंदर ही बॉयल करते हैं, जिससे वो स्टरलाइज हो जाती हैं। फिर आ जाती है बेटा कौन कौन सी टिंडलाइजेशन आ जाती है ना। तो टिंडलाइजेशन क्या है कि नॉर्मली हम इसमें स्टीम पास करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 20 मिनट के लिए और 3 दिन लगातार तक। पहले दिन 20 मिनट के लिए हमने इसमें से स्टीम पास की, फिर अगले 20 मिनट के लिए की और फिर दोबारा अगले 20 मिनट के लिए की। उस प्रोसेस को बोला जाता है टिंडलाइजेशन। फिर आता है बेटा ऑटोक्लेव, ये हम अगली क्लास के अंदर दोबारा कल कंटिन्यू करेंगे।
तो आपको बेटा क्लास में अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर ऑनलाइन आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी बाय चांस समझ में नहीं आ रहा, आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से पर्सनली कॉल करके 5 बजे तक कुछ भी कंफर्म कर सकते हो। और जो क्लास है आप सभी ने बेटा ध्यान से सुनना है, सब कुछ पढ़ना है, अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। और अंत में आप सभी का धन्यवाद, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।